हेलो फ्रेंड, तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ तक हम लोगों ने देखा था और यह शिक्षा मनोविज्ञान का जो डॉक्टर देव सिंह द्वारा ये लिखा गया है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। तो हम लोगों ने लगभग 600 अवस्था को क्लियर कर लिया था। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये 600 अवस्था इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था और इसको भी हम लोगों ने देख लिया था और इसको भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। यहाँ तक अब हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम से। थोड़ा सा पीछे आते हैं। हमको लग रहा है कि यहाँ तक हो गया था क्या। चलिए, किशोरावस्था में विकास से शायद देखना है। किशोरावस्था में विकास। चलिए, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं जिससे कि अच्छे से आपको दिखे। चलिए, अब क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं कि स्टेने हाल जो हैं, स्टेने हाल महोदय जो हैं, ये क्या कह रहे हैं कि स्टेने जो हाल हैं, स्टेने हाल ने किशोरावस्था को 4 शब्दों के तत्व के रूप में परिभाषित किया है। ठीक, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। ठीक, 4 शब्दों में उन्होंने इसको परिभाषित किया। थोड़ा सा हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वैज्ञानिकों का कुछ मत है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो जो वैज्ञानिकों का जो मत है, वैलेंटाइन कह रहे हैं कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। और इसके बाद बीएफ स्किनर कह रहे हैं कि इनको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। जो किशोर होते हैं उनका निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक थे जो कि क्रो एंड क्रो, वी एफ स्किनर और वैलेंटाइन, महत्वपूर्ण इनका कोटेशन है। इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो इसमें है ब्लेयर एवं जोन्स तथा सिम्पसन। ये क्या कह रहे हैं, किशोरावस्था को बहुत, ये जितने भी हेडिंग हैं बहुत टेट की दृष्टि से और सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप बने रहिएगा। आज इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। तो कह रहा है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में ही क्या हो जाता है, समाप्त। वैलेंटाइन, किशोरावस्था की अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। जो वैलेंटाइन कह रहे हैं, जो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। बीएन झा कह रहे हैं कि जहाँ तक बुद्धि के विकास का संबंध है, यह किशोरावस्था के अंतर्गत अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। आगे कह रहे हैं विंग्स एंड हंट। ये कह रहे हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। और कॉल्स कह रहे हैं कि किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो कि उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। अब हम लोग बढ़ जाएंगे बाल विकास की तरफ, चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ। बाल विकास जो कि समझिए कि मनोविज्ञान का एक हेडिंग है, ये उसकी जान है पूरा। यहाँ से क्वेश्चन चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो और चाहे सुपर टेट हो, जरूर पूछता है। तो चलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो जो अगला टॉपिक है हम लोगों का बाल विकास। तो यहाँ से हम लोग वंशानुक्रम और वातावरण को देख लेते हैं सबसे पहले। तो थोड़ा सा और इधर खिसकाने का प्रयास करेंगे, अब सही है। चलिए, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट।
वंशानुक्रम को सबसे पहले देखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल इसके क्या हैं, जनक हैं वंशानुक्रम के। और आनुवंशिकी की जंतु सिद्धांत की खोज के लिए इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइम, ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। और उन्हें आनुवंशिकी सिद्धांत 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्नन में छपी। ठीक, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो कि वंशानुक्रम के जनक जो हैं ये कौन हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। और उन्होंने सबसे पहले मटर पे प्रयोग किया था। और मटर का जो वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम। ठीक, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावनाएं हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आनुवंशिकी से क्या तात्पर्य है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो जो आनुवंशिकी से जो तात्पर्य है कि शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक, शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रयोग करता है। और वातावरण को देख लेते हैं, इन्वायरमेंट को। तो जो वातावरण है, ये वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, परि का अर्थ होता है कि चारों तरफ, और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। ठीक, और इधर आप देख सकते हैं कि वंशानुक्रम जो होता है यह जन्मजात होता है और वातावरण अर्जित एवं पोषण पर आधारित होता है। चलिए आगे तरफ चलते हैं। तो जो हमारा अगला है, कह रहा है कि वुडवर्थ साहब कह रहे हैं, उनका जो मत है कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है। वीएन झा सब कह रहे हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग और वंशानुक्रम के सामान्य नियम भी हैं। कौन कौन से नियम हैं भैया, तो इनको देख लेते हैं कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, समानता का नियम और बीजकोष की निरंतरता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और चयनित गुणों का सिद्धांत, मातृ और पितृपक्ष का नियम और संयोग का नियम। ठीक, ये वंशानुक्रम के ये सामान्य नियम हैं जिससे वंशानुक्रम की प्रवृत्ति पाई जाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो टोटल पेज है 82, 82 पेज है और 82 पेज को हमको कवर करना है। तो हम लोग कैसे 82 पेज को कवर करेंगे, तो इसको कैसे कवर करना है। ठीक, ये इरेज भाई नहीं कर रहा है, करना तो चाहिए इरेज। हो सकता है यहाँ से कुछ मिस्टेक हो, देखते हैं। अब शायद इरेज करे, अब इरेज करेगा। तो यहीं से कुछ इसकी टेक्निक है, अभी बहुत ज़्यादा बेहतर समझ में नहीं आ रही, अब समझ में आएगी धीरे धीरे करते हुए। चलिए, तो इसमें टोटल 82 पेज हैं और 82 पेज को हमको 1 बाय 1 करके देखना है। तो अभी हम लोग पेज नंबर 11 पे हैं। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं वो कहाँ के निवासी थे, तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल है वो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया के वो निवासी हैं। और लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता है, वायु गुण सूत्र हल्का होने के कारण और विकासवादी सिद्धांत का समर्थक लैमार्क थे, जिन्होंने लैमार्क कौन सा नियम दिए थे, लैमार्क जो नियम दिए थे, जो लैमार्क थे, इन्होंने दिया था नियम जैव विकास का सिद्धांत दिया था। और
ये विकासवादी सिद्धांत का समर्थक किए थे, अजय विकास का मतलब सिद्धांत दिए थे। और वर्ण वर्णांधता एवं हीमोफीलिया जो लिंग संलग्न रोग है, जो वंशानुगत रोग माने जाते हैं, और वर्णांधता व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, और इन्हें प्रोटीन दोष या डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले हॉर्नर ने 1876 में किया था। हीमोफीलिया को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि हीमोफीलिया क्या है। मनुष्य की एक लिंग की संलग्न रोग है और वंशानुगत रोग है। रुधिर का थक्का जम जाता है इसमें, और रक्तस्रावण रोग भी इसे कहते हैं। हेल्डन ने भी इस रोग का वर्णन किया है, और वैज्ञानिकों का क्या मत है उसको जान लेते हैं। अगर ये नोट्स चाहिए आपको, इन नंबरों पे कॉल करके आप इस नोट्स को मंगा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि मनोवैज्ञानिकों का क्या मत है। बर्क एक मनोवैज्ञानिक हैं। ये कह रहे हैं कि जन्म पूर्व की अवस्था से लेकर परिपक्वता की अवस्था तक अध्ययन ही बाल विकास है। जो बर्क हैं कह रहे हैं कि जन्म पूर्व की अवस्था से लेकर परिपक्वता की अवस्था तक का अध्ययन ही बाल विकास है। चलिए थोड़ा सा हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। जो अगला पेज है हमारा, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं जिससे कि अच्छे से आपको प्रतीत हो। चलिए ये चीज़ें जो हैं ये स्पष्ट होंगी तभी जब आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए कुछ परिभाषाएं हैं बुद्धि की, इंटेलिजेंस की, देख लेते हैं। जो बुद्धि है, बुद्धि का कार्य करने की विधि जो है ये वुडवर्थ साहब कर रहे हैं। बुद्धि कार्य करने की विधि कौन कह रहे हैं? वुडवर्थ। बुद्धि सीखने की योग्यता है बकिंघम। और बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है, टर्मन जी कह रहे हैं। बुद्धि विकास जन्म से किशोरावस्था तक होता है, प्रिंटर कह रहे हैं। और बुद्धि अतीत के अनुभव है, ये मैकडूगल कह रहे हैं। इसके बाद बुद्धि परीक्षण देख लेते हैं। बुद्धि परीक्षण दो प्रकार से होता है, एक व्यक्तिगत परीक्षण होता है और एक सामूहिक परीक्षण होता है। और जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है ये बीने एंड साइमन, स्टैनफोर्ड और भाटिया बुद्धि परीक्षण और डेविल वैसलर बुद्धि परीक्षण, ये इस प्रकार के हैं। और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है ये जलोटा बुद्धि परीक्षण हो गया, टंडन बुद्धि परीक्षण हो गया और मेहता बुद्धि परीक्षण हो गया। ठीक, इसके बाद बुद्धि के अध्ययन का पक्ष जो है ये एक होता है कार्यात्मक पक्ष होता है, एक संरचनात्मक पक्ष होता है, एक क्रियात्मक पक्ष होता है। ठीक ना, ये तीन प्रकार के पक्ष होते हैं। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो बुद्धि के जो प्रकार हैं, थर्नडाइक के अनुसार अमूर्त, सामाजिक और स्थूल। जो थर्नडाइक कह रहे हैं कि थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के तीन प्रकार हैं, अमूर्त, सामाजिक और स्थूल। 1905 में बुद्धि परीक्षण की खोज बीने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण हुआ था। और भारत में जो बुद्धि परीक्षण है C.H. राइस, भारत में बुद्धि परीक्षण जो है C.H. राइस। और आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक होता है, आर्मी बीटा परीक्षण अशाब्दिक होता है। इन दोनों को इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट। जो आर्मी अल्फा परीक्षण होता है ये शाब्दिक होता है, आर्मी बीटा परीक्षण जो होता है अशाब्दिक होता है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। बुद्धि परीक्षण का शुरुआत जो फ्रांस से हुआ था, और इसके बाद प्रथम जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी मनोविज्ञान की वो लिपजिंग नगर के जर्मनी में लिपजिंग नगर में हुई थी। और पीपीटी परीक्षण जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। और गिलफोर्ड की 3 बीमा विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, ये बुद्धि के सिद्धांत है। बुद्धि के सिद्धांत विषय वस्तु है, संक्रिया और उत्पाद है। और थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, इधर थोड़ा सा देख लेते हैं कि लिखा है यहाँ थोड़ा कुछ सिद्धांत हैं। एक खंड जो है, यानी कि एक खंड का मतलब होता है एक कारक। जो एक कारक है तो अल्फ्रेड बीने और साइमन एक खंड का सिद्धांत किसने दिया है?
तो एक खंड का जो सिद्धांत है अल्फ्रेड बिने, दो खंड का जो सिद्धांत है स्पीयरमैन यानी द्विकारक, और और जो तीन खंड सिद्धांत है स्पीयरमैन जिसको, और और जो बहुकारक सिद्धांत है थॉर्नडाइक, और आणविक सिद्धांत है थॉर्नडाइक, बुद्धि रचना सिद्धांत है गिलफोर्ड, सामूहिक कारक सिद्धांत है थ्रस्टन, तरल ठोस सिद्धांत है कैटल, और बहुबुद्धि सिद्धांत है हावर्ड गार्डनर, और त्रितत्व सिद्धांत है रॉबर्ट स्टैनबर्ग, और संज्ञानात्मक विकास मॉडल जो है जीन पियाजे। तो ये थोड़ा सा सिद्धांत है, हम एक एक करके यहाँ से इसको हटा देते हैं जिससे कि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आप यहाँ से इसका अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो इरेज कर दें क्या, हम इसको इरेज कर देते हैं जिससे कि अच्छे से आप, हाँ चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा है यहाँ पे, अगले पेज पे हम लोग अब चलते हैं। जो अगला पेज है हम लोगों का 13वां नंबर, थोड़ा सा इन पेजों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के ये बहुत ही जानदार क्वेश्चन में से आते हैं ये। अब सही है, चलिए देखते हैं कि बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, जो कि शैशवावस्था है 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 6 से 18 वर्ष। इसके बाद समाजीकरण की जो प्रक्रिया है ये किस में होती है, शैशव काल में, और 3 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है। थॉर्नडाइक ने कहा है नवजात शिशु का कद 51 सेंटीमीटर, नवजात शिशु का भार 6 से 8 पाउंड, और शैशवावस्था के सीखने को आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है सबसे तेज शारीरिक का विकास शैशव काल में ही होता है। ठीक, बहुत अच्छे से आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तिगत विकास की नींव पड़ती है शैशव काल में। शैशवावस्था के 4 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, और दूध के दांत शैशवावस्था में 20 होते हैं। नवजात में हड्डियां 270 होती है। मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन सिगमंड फ्रायड ने कहा है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जो आगे कह रहा है कि शैशवावस्था के बालक का निर्माण काल कहा जाता है। जो शैशवावस्था है उसको बालक का निर्माण काल कहा जाता है, और दोहराने का काल यानी दोहराने की प्रवृत्ति जो है शैशव काल में होती है। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। और फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई, तो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं, तो 1 वर्ष में। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित होती है। जन्म के समय जो है शिशु की धड़कन क्या होती है, अनियमित होती है। इस पॉइंट को एकदम याद रखिएगा आप लोग। अब हम इधर बात करते हैं, अब इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, अब सही है। चलिए इधर बात कर लेते हैं कि जो हड्डियों के तत्व होते हैं इसमें क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व होते हैं। विकास की जो प्रक्रिया होती है ये जीवन भर चलती है। जन्म के समय बालिका लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो बालक होता है बालिकाओं से 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। और स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है शैशवकाल और किंडरगार्टन की प्रवृत्ति रावेल ने दिया है। भूख प्यास जन्मजात प्रेरक है। बालक की प्रथम पाठशाला जो होती है उसका परिवार होता है। और गर्भकाल जो होता है 280 दिन का होता है। डाल्टन प्रणाली मिस हेलन पार्खस्ट ने दिया है। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं कि वंशानुक्रम में अनुवांशिकी लक्षण आते हैं। 1/2 पित्त यानी कि 1 जो आता है 1 या 2 पित्त पक्ष में आता है और 1 या 2 मातृपक्ष में आता है। कैलिकर जो है परिवार का है। कैलिकाक जो है परिवार का परिवार है। बोगार्ड ने कहा है मूत्र संक्रिया की अवस्था काल होता है 7 से 11 वर्ष। और मनोवैज्ञानिकता के आधार पर बालक को विद्यालय भेजना चाहिए 5 वर्ष। कितने पे भेजना चाहिए, 5 वर्ष पे। चलिए
आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सामान्य बालक की जो ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं वो 9 से 15 माह के मध्य करते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क भार 500 ग्राम होता है और जन्म के समय बच्चों में संवेग उत्तेजना होती है और एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज 6 वर्ष होती है। स्वप्रेम की अवस्था और एकाकी की प्रवृत्ति और अंतर्मुखी का विकास शैशव काल को कहा जाता है। स्वप्रेम की अवस्था, एकाकी प्रवृत्ति और अंतर्मुखी विकास जो है शैशव काल को कहा जाता है। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला पेज है। अगला पेज क्या कह रहा है भाई? कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ थ्योरी हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। तो जो परिभाषाएं हैं ये सीखना विकास की प्रक्रिया है। जो सीखना है ये विकास की क्या है? प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने कहा है। प्रगतिशील व्यवहार और व्यवस्थापन स्किनर, और व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन गिलफोर्ड। थोड़ा सा पेंसिल को और पतला कर दे, स्पेस बहुत कम मिल रहा है। और आदत ज्ञान और अभिवृत्ति, आदत ज्ञान और अभिवृत्ति अर्जन जो है क्रो एंड क्रो। बहुत पतला हो गया, हद से ज़्यादा। इतना पे सही रहेगा। और भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता गुथरी और अधिगम के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। उससे पहले हम लोग पावलोव की थ्योरी को देख लेते हैं। प्राकृतिक उद्दीपक जो होता है वो भोजन होता है और अप्राकृतिक उद्दीपन घंटी की आवाज़ है और प्राकृतिक अनुक्रिया जो है लार का टपकना। और अधिगम के सिद्धांत जो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है थॉर्नडाइक, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है स्किनर ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो पावलोव ने दिया है। और इधर देख लेते हैं कि समीपता का अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये गुथरी ने दिया है। और प्रबलन का सिद्धांत हल ने, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टालमैन ने। कुछ सिद्धांत इधर हैं। सूज का सिद्धांत है वुल्फगंग कोहलर ने दिया है। और अधिगम का क्षेत्र का सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया है। अधिगम सोपान का सिद्धांत गैने ने दिया है। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा, संबंधवाद का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक, और अभ्यास त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। अधिगम की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, उनको देख लेते हैं कि व्यवहार में जो परिवर्तन और अधिगम सार्वभौमिक है, अस्थायी प्रकृति या परिवर्तन है, और अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। अधिगम विकास है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम रचनात्मक है। अधिगम स्थानांतरणीय है। और अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम खोजपरक है। और जो प्रमुख प्रयोग हुए हैं, स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया है। पावलोव कुत्ता पर प्रयोग किए हैं। कोहलर बनमानुष पे, और थॉर्नडाइक बिल्ली पर। और जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, पर्यावरणीय कारक, ध्यान स्मरण, थकान विस्मरण और अभिप्रेरणा, परिपक्वता, अधिगम की इच्छा और पोषण बीमारी। ये प्रकार के कुछ कारक हैं। और थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कि जो स्किनर की कुछ पुस्तकें हैं यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। स्किनर की जो पुस्तकें हैं वो बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और टालमैन की पुस्तकें हैं पोसेसिव बिहेवियर इन द एनिमल एंड मैन, और हल की है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, पोसेसिव बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड मैन। और थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, और 5 गौण नियम दिए हैं। 5 क्या है? गौण नियम है। इनको देख लेते हैं कि बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, सहचार एवं रूपांतरण का नियम। प्रबलन का सिद्धांत जो है जैविकी अनुकूलन का सिद्धांत,
परिकल्पित नियम का सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत और आवश्यकता का आकलन सिद्धांत। थॉर्नडाइक की जो पुस्तक है वो एनिमल इंटेलिजेंस है। चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं। जो अगला पेज पे चलते हैं हम लोग। अगला पेज है व्यक्तित्व। अब हम लोग आ गए पर्सनालिटी पे। किस पे आ गए? पर्सनालिटी। अब और पढ़ने में मज़ा आएगा। हम वीडियो में बने रहिएगा, भले वीडियो लंबी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तित्व हम लोग देखेंगे तो पर्सनालिटी शब्द का जो उद्भव है लैटिन भाषा के पर्सोना से हुआ है। जो पर्सनालिटी शब्द का जो उद्भव है लैटिन भाषा के पर्सोना से हुआ है। पर्सोना शब्द का जो अर्थ है यानी कि मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा। और व्यक्तित्व एक जो पर्सनालिटी है अंग्रेजी का एक शब्द है, उससे देखिए उद्भव हुआ है एक लैटिन भाषा का जिसका नाम है पर्सोना। और थोड़ा सा हम लोग आगे दिखाते हैं। और पर्सोना का जो अर्थ होता है वो होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा। और गिलफोर्ड कह रहे हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। और अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। और डेवर के अनुसार व्यक्तित्व शब्दों का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करते हैं। और व्यक्ति के प्रकार अब हम देख लेते हैं। व्यक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। तो जो व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं हिप्पोक्रेट्स के अनुसार एक होते हैं क्रोधी, एक होते हैं शिक्षावादी और एक होते हैं भावशून्य, एक होते हैं आशावादी। यानी कि फिलोमैटिक और कॉरलिरिक और होते हैं मेलोजिक्सिक और होते हैं सैनगोरिक। ठीक, तो हिप्पोक्रेट्स के अनुसार ये होते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। जो भाव शून्य होता है, एक क्रोधी होते हैं, एक आशावादी होते हैं, एक शिक्षावादी होते हैं, एक भाववादी होते हैं। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो क्रेचमर भी कुछ कह रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्रेचमर शरीर की रचना के अनुसार पुस्तक साइकी एंड करेक्ट जो लंबकाय होता है, एक सुडोलकाय होता है, एक गोलकाय होता है। एक लंबकाय होता है, एक सुडोलकाय होता है, एक गोलकाय होता है। तो लंबकाय में क्या होता है इसको देख लेते हैं। जो लंबकाय में लंबे, दुबले एवं पतले लोग आत्मकेंद्रित होते हैं, संकोची होते हैं और स्व आलोचक होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। लंबकाय प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और सुडोलकाय में जो होते हैं वो हष्ट पुष्ट लोग होते हैं। क्या होते हैं? हष्ट पुष्ट लोग होते हैं, स्वस्थ शरीर वाले होते हैं और विनोद प्रिय होते हैं और संयमता होता है, कर्मशील होते हैं, परिश्रमी होते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं। और गोलकाय में नाटे व्यक्ति होते हैं, मोटे होते हैं और सुख व दुख इसमें निहित होता है और निष्क्रिय व निरुत्साही होते हैं। ठीक, आगे की तरफ देख लेते हैं कि जुंग के अनुसार अंतर्मुखी होते हैं। व्यक्तित्व की बात हो रही है। ये अंतर्मुखी होते हैं और बहिर्मुखी होते हैं और उभयमुखी होते हैं। तो अंतर्मुखी के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? तो लज्जाशील आ जाते हैं और एकांत प्रिय आ जाते हैं, मितभाषी आ जाते हैं और सतर्क आ जाते हैं और तर्क प्रधान आ जाते हैं और आत्मकेंद्रित आ जाते हैं। बहिर्मुखी जो होते हैं वो व्यवहार कुशल होते हैं, आशावादी होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, वाक्पटु होते हैं, नेतृत्व प्रधान होते हैं, सामाजिक होते हैं। और उभयमुखी न पूरी तरह अंतर्मुखी और न ही पूरी तरह बहिर्मुखी होते हैं। ठीक, चलिए और देख लेते हैं आगे की तरफ। तो अगले पेज पे अब हम लोग बढ़ते हैं, पेज नंबर 17। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। स्पेंजर के अनुसार मूल्य आधारित टाइप्स ऑफ मेन पुस्तक। चलिए ये हाँ अब सही है। तो सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और कलात्मक और राजनीतिक।
तो इसमें क्या होता है, सैद्धांतिक में दार्शनिक पुजारी होते हैं, आर्थिक मूल्यांकन करते हैं इसमें, और आस्था भगवान से डरने वाले होते हैं, और त्यागी दयालु सहयोगी होते हैं सामाजिक में, और कलात्मक में संगीत सजावट प्रेमी होते हैं, और राजनीतिक में प्रभुत्व सत्ता रखने वाले होते हैं। शेल्डन के अनुसार शारीरिक गठन तथा शील गुण आधारित पुस्तक जो होती है वैरायटीज ऑफ ए टेम्परामेंट, वैरायटीज ऑफ टेम्परामेंट शेल्डन की एक बहुत चर्चित पुस्तक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। एंडोमर्फी, मेजोमर्फी और एक्टोमर्फी, यानी ये एंडोमर्फी में होता है गोलाकृत, और मेजोमर्फी में होता है आयताकृत, और एक्टोमर्फी में होता है लंबाकृत। खुशमिजाज, जो एंडोमर्फी में होते हैं खुशमिजाज टाइप के लोग होते हैं, मोटे होते हैं और आराम तलब होते हैं, और बिसोरोटोनिया होते हैं और सामाजिक होते हैं। और मेजोमर्फी में होते हैं शरीर कड़ा गठीला होता है, साहसी होते हैं, योद्धा टाइप के व्यक्ति होते हैं, कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, और सोमैटेनिया होते हैं। और एक्टोमर्फी में होते हैं लज्जाशील, संकोची भी होते हैं, चिड़चिड़े वाले होते हैं, सेरेब्रोटोनिया होता है। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें पूछ दिया क्वेश्चन कि एक्टोमर्फी वाले व्यक्ति किस तरह के होते हैं, तो उसमें दे दिया कि शरीर कड़ा गठीला होता है, और साहसी योद्धा होते हैं, और मेहनती होते हैं, या संकोची होते हैं। 4 ऑप्शन दे दिया, तो कौन सा आप लगाएंगे, संकोची। तो इसको आप अच्छे से देखे रहेंगे तो आराम से इसको कर लेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। जो अगला पेज है पेज नंबर 18, क्या कह रहा है कि कैनन आधार पर अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर, जो कैनन हैं उनके आधार पर अंतःस्रावी ग्रंथियां देख लेते हैं। कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि वाला, थायराइड प्यूटरी वाला और एड्रिनल वाला, यानी कि ये ग्रंथियों के आधार पे हम लोग देख रहे हैं। तो ग्रंथियों के आधार पे देखिए क्या है कि थायराइड ग्रंथि जो, इस ग्रंथि का विकास नहीं होता है, मंदबुद्धि, बौने, दुबले, आलसी और चिंतित, सुस्त, जबकि इस व्यक्ति में स्वस्थ और प्रसन्न। प्यूटरिटी वाले क्या होते हैं, अधिक स्त्रावित होने पर व्यक्ति लंबा, कम होने और बौना रह जाता है, प्यूटरिटी ग्रंथि के मतलब व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। और एड्रिनल वाले जो होते हैं अधिक स्त्रावित होने वाले, जिसे एड्रिनल ग्रंथि जब अधिक स्रावित होती है उस पर तो झगड़ालू तथा लड़ाकू स्वभाव के हो जाते हैं, झगड़ालू तथा लड़ाकू स्वभाव के होते हैं एड्रिनल ग्रंथि वाले व्यक्ति। ठीक, तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना है और क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं हैं। तो वंशानुक्रम, अंतःस्रावी प्रभावी, भौतिक प्रभाव, शारीरिक संरचना, मानसिक प्रभाव, रुचि प्रभाव, सामाजिक वातावरण प्रभाव, सांस्कृतिक वातावरण प्रभाव, परिवार का प्रभाव, विद्यालय का प्रभाव, आर्थिक स्थिति का प्रभाव, और जनसंचार माध्यम का प्रभाव। ये रहा। अब हम लोग बात करते हैं, अगले पेज की तरफ चलते हैं, नीचे देख लेते हैं अभी कुछ है क्या। अब कुछ नहीं है, अगले पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 19। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, लिखा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है, शरीर रचना सिद्धांत सेडलन ने दिया है, शील गुण सिद्धांत अल्पोर्ट ने दिया है, मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो, मांग सिद्धांत मैस्लो। मांग सिद्धांत पिछली बार पूछा था सुपर टेट में, यस टेट में पूछा था, यस टेट में मांग सिद्धांत। और साइनवृत्तिक सिद्धांत कार्ल रोजर्स, जैविक शील गुण सिद्धांत आइजैक, और मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन। तो ये रहे, तो इसका ध्यान रखिएगा और आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको रट्टा मार लीजिएगा। चलो थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत।
तो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, ये इसके प्रवर्तक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड। ये सभी को पता है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड। इस सिद्धांत में दो प्रमुख संप्रत्यय हैं और इस संप्रत्यय में व्यक्तित्व का निर्णय करते हैं, जैसे चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इसमें दूसरे वाले में इदम, अहम और पर अहम आ जाएगा। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन पहले में आ जाएगा। तो चलिए, सामाजिक रूप से जो स्वीकृति व्यवहार संचालित होते हैं और किसमें? चेतन में होते हैं और अर्धचेतन में होते हैं। चेतन अचेतन के मध्यपूल कार्य करता है और अचेतन में असामाजिक, अनैतिक, दमित इच्छाओं को सबसे प्रबल व महत्वपूर्ण, दमित जो हमारे अंदर जो भी कोई इच्छाएं प्रबल हैं, उसमें कौन कार्य करता है? अचेतन। और इसमें देखिए, पर अहम जो होता है, ये सामाजिक मान्यताओं और संस्कार आदर्श होता है, और जो अहम होता है ये वास्तविक से संबंध रखता है, और इदम जो होता है यह जन्मजात अचेतन में होता है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला है, गत्यात्मक पक्ष। गत्यात्मक पक्ष कौन दिए हैं? तो फ्रायड। फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? तो 14। और दुश्चिंता, और ये लिखा है मनोरचना। क्या लिखा है? मनोरचना, मेंटल। तो मूल प्रवृत्तियां जो 14 होती हैं, तो जीवन जो होता है, मूल प्रवृत्तियां रचनात्मक कार्य और सकारात्मक जो व्यवहार होते हैं, और जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है, और विध्वंसक कार्य आक्रामक व्यवहार होता है। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कुछ। यौन मूल प्रवृत्ति जीवन का मूल प्रवृत्ति से संबंध है। यौन मूल प्रवृत्ति ऊर्जाबल को लिबिडो कहा जाता है। लिबिडो को अभिव्यक्ति यौन क्रियाओं द्वारा होती है। फ्रायड के अनुसार लिबिडो व्यक्तित्व विकास से मुख्य है, और फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, देख लीजिए इसको ध्यान से। तो गुहावस्था होती है, गुदावस्था होती है, शीशनावस्था होती है, अव्यक्तावस्था होती है, और जनेंद्रियावस्था होती है। ठीक, इस प्रकार की कुछ अवस्थाएं होती हैं। ठीक, और हम लोग अब चलते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 क्या कह रहा है कि व्यक्ति का शील गुण सिद्धांत जो है, अल्पोर्ट के अनुसार, जो व्यक्ति का जो शील गुण सिद्धांत हो, किसने दिया है? तो अल्पोर्ट साहब ने दिया है। उनके अनुसार हमको देखना है। इसका जो आधार है प्रोपर्नियों या अपनापन है, शारीरिक रचना, स्वपहचान, स्वमान, स्वविस्तार, स्वप्रतिमा, तार्किक एवं अनुकूलन व उपयुक्त प्रयास। ये यानी कि अपनापन की भावना रखता है। ठीक, और नीचे लिखा है कि कैटल के अनुसार 1-2 प्राथमिक शील गुण पाए जाते हैं, सतही शील गुण और स्रोतशील गुण। तो सतही शील गुण में परोपकारिता, प्रसन्नता है, और स्रोतशील गुण में ये व्यवहार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं। और क्या कह रहे हैं कैटल साहब? कह रहे हैं कि शैशवावस्था है जो 0 से 4 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 14 वर्ष, किशोरावस्था 14 से 22 वर्ष, परिपक्वावस्था 22 से 50 वर्ष, उत्तर परिपक्व 50 से 65 वर्ष, वृद्धावस्था 65 से मृत्यु। कैटल ने 16 पीएफ को निर्माण किया है। ठीक ना? तो ये रहा आज का वीडियो। हम लोगों ने 21 तक देखा है। आगे हम लोग 21 से, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो भी ज़्यादा उचित नहीं है, 21 से हम लोग अगले दिन की शुरुआत करते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।